वर्चस्व की सिद्धि एवं युग समस्याओं का समाधान। मनुष्य समाज में विविध प्रकार के लोगों के बीच रहता है और पारस्परिक संपर्क से उसकी जीवन यात्रा सहज रूप में चलती रहती है। सानिध्य संपर्क में कभी कभी ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जिनके प्रति अत्यधिक आकर्षण की अनुभूति होती है। कभी कभी कुछ व्यक्तियों के समीप आकर लगता है इनसे जितना दूर रहा जा सके उतना ही हित साधन होगा। एक ही प्रजाति के पर भिन्न रंग रूपों बनावट वाले व्यक्तियों के प्रति ये द्विधर्मी प्रतिक्रिया क्यों होती है? इस संदर्भ में वैज्ञानिकों का कहना है कि पदार्थों की तरह चेतना का भी अपना प्रभाव क्षेत्र होता है। यह आभामंडल के रूप में सूक्ष्मीकृत कणों से विनिर्मित कवच की तरह काया के चारों ओर समव्याप्त रहता है। विचारणा एवं भावना के स्तर के अनुरूप इस आभामंडल में आकर्षण विकर्षण के गुणधर्म आ जाते हैं। मनः स्थिति का अंतरंग का जो छायाचित्र मानवीय काया के आसपास बनता है उसे सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मवेत्ता समझ पाने में भली भांति सक्षम होते हैं। अध्यात्मविदों का मत है कि चेतना का सूक्ष्मीकरण प्रत्यक्षतः यदि देखना हो तो उसे मानवीय जैव चुंबकत्व के कारण बनने वाले आभामंडल में देखा जा सकता है। जिस स्तर की जीव चेतना होगी, जितना ही उसमें श्रेष्ठता उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं का समावेश होगा, उतना ही प्रकाशवान विस्तृत किरणमंडल ऑरा या तेजोवलय के रूप में मनुष्य के चारों ओर संव्याप्त देखा जा सकेगा। देवताओं के चित्रों के चारों ओर प्रकाश मंडल चित्रित किया जाता है। विशेषतः चेहरे के आसपास एक गोला प्रतीक रूप में बनाया जाता है जो बताता है कि देव स्तर को जो भी प्राप्त कर लेता है उसका जैव चुंबकत्व उतना ही प्रबल सघन होता है। ज्ञानेंद्रियों का जमघट तथा मस्तिष्क का विद्युत भंडार एक ही जगह है, इसलिए प्रतीक रूप में चेहरे को ही तेजोवलय के प्रत्यक्षीकरण हेतु प्रधानता दी जाती है। जो बात देवताओं पर लागू होती है वही मनुष्यों पर भी होती है। जो नर पशु स्तर त्याग कर देव मानवों जैसे गुणों से अभिपूरित होता है उसका प्रभाव सामर्थ्य भी वैसा हो जाता है। मानव का यह जैव चुंबकत्व जो सूक्ष्म प्रकाश मंडल के रूप में अवस्थित होता है साधना क्षेत्र में तेजोवलय ओजस के रूप में जाना जाता है। थियोसॉफी वाले इसे इथरिक डबल कहते हैं एवं प्लाज्मा से विनिर्मित मानते हैं। शरीर के विद्युत संपदा यूँ तो पूरे शरीर से निःसृत होती रहती है, परंतु चेहरे, आँखें, उंगलियों एवं जनेंद्रियों के आसपास इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। मानव की सूक्ष्मीकृत ऊर्जा की यह एक महत्वपूर्ण झांकी है जिसके माध्यम से साधक की मनःस्थिति, रोगी होने की भावी संभावनाओं एवं भाव संवेदनाओं की गहराई को पढ़ा जा सकता है। समीपवर्ती वातावरण एवं साथी सहचर तेजोवलय के स्तर के अनुरूप ही प्रभावित होते देखे जाते हैं। कई बार यह वलय इतना प्रखर तेजस्वी होता है कि समीपवर्ती क्षेत्र को अपने प्रभाव से अनुप्राणित कर देता है। उस परिधि में प्रवेश करने वाले व्यक्ति भी उस प्रवाह में बहते देखे जाते हैं। ऋषि देव तपस्वियों के आश्रम में सिंह, गाय का एक साथ पानी पीने का सतयुगी उदाहरण इसी तथ्य की पुष्टि करता है। विज्ञान क्षेत्र में पिछले दिनों ह्यूमन ऑरा के मापन हेतु किरलियन एवं सेरेलियन फोटोग्राफी के प्रयोगों के उपरांत सूक्ष्म आभामंडल संबंधी एक नई विधा विकसित हो गई थी जिसे एरोबायोलॉजी नाम दिया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार सामान्य अवस्था में मनुष्य के कंधे से 6 फीट लगभग 2 मीटर ऊपर तक चारों ओर घिरे एक अंडाकार गोला होता है जिसे प्लम कहते हैं। विशेष फिल्टर्स युक्त कैमरों के माध्यम से इन आँखों से न देखे जा सकने वाले इस प्रकाशमंडल का अंकन किया जा सकता है एवं इसका विश्लेषण कर यह जाना जा सकता है कि उस समय विशेष में व्यक्ति की मनःस्थिति कैसी है एवं भावनाओं का स्तर क्या है। शरीर की ऊष्मा के इस विकिरण का मापन वैज्ञानिक तो रोग निदान शल्य क्रिया में सफलता की संभावनाओं एवं मनोशारीरिक विश्लेषण
हेतु करते हैं, किंतु अध्यात्मवेत्ता इसका विश्लेषण कर अंतः की भाषा पढ़ देते हैं एवं व्यक्ति के विधेयात्मक निषेधात्मक प्रवाहों के अनुरूप परामर्श और मार्गदर्शन दे पाने में भी समर्थ होते हैं। एरोबायोलॉजी की इस विधा को सबसे पहले ब्रिटिश दार्शनिक डॉक्टर हैरोल्ड लेविस ने खोजा। एक एरोनॉटिक रिसर्च सेंटर में हवाई जहाज़ के आर पार बहने वाली हवा का सेरेलियन फोटोग्राफी के माध्यम से विश्लेषण चल रहा था। संयोग से वे भी वहां उपस्थित थे। प्रदर्शन के दौरान एक कर्मचारी का हाथ कैमरे के सामने आने से फिल्म में हाथ की काली छाया के चारों ओर धुएं के समान भूरे रंग के छल्ले दिखाई दिए। चूँकि इस फोटोग्राफी में उच्च वोल्टेज के ऊर्जा स्रोत का प्रयोग नहीं किया जाता, अतः हानि की प्रत्यक्ष संभावना न देखकर उन्होंने चेहरे व शरीर का भी इस माध्यम से फोटोग्राफ लिया। तभी से उनके शोध प्रयास इस दिशा में आगे बढ़ते चले गए एवं अंततः वे आभामंडल का छायांकन कर उसका विश्लेषण करने में सफल हो गए। वैसे आज से बहुत दिनों पूर्व एशिया के एक मनोवैज्ञानिक अलेक्जेंडर गुरविच ने यह मत व्यक्त किया था कि सभी जीवित कोशिकाओं एक अदृश्य विकिरण ऊर्जा अपने चारों ओर छोड़ती है। इससे उन्होंने माइटोजेनिक रेडिएशन नाम दिया था। रूस में ही नोवोसिवर्स्क की साइबेरियन साइंस सिटी के 3 वैज्ञानिकों ने सन 1968 से 1969 में गुरविच के प्रयोगों को दोहराकर इस सिद्धांत को पुनर्जीवित किया एवं कुछ तथ्य प्रतिपादित किए। बलायल काचनाचेयेव, साइमन सूरियन और लुडमिला मिखाइलोवा नामक इन 3 वैज्ञानिकों ने कहा कि हर जीव कोष विद्युत चुंबकीय धाराओं के रूप में सिग्नल्स बाहर भेजने में समर्थ होता है, जो अल्ट्रावायलेट तरंगदैर्घ्य स्तर की होती है। कुछ वर्षों बाद मॉस्को यूनिवर्सिटी के बायोफिजिक्स विभाग के प्रमुख डॉक्टर बोरिसता सॉर्व ने अपने प्रयोगों में पाया कि शरीर की चयापचयिक गतिविधियों के अतिरिक्त जैव रासायनिक परिवर्तनों को भी इस विधि से मापा जा सकता है। जीवन के इलेक्ट्रोडायनामिक सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाने वाले येल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हेराल्ड एम बर एवं लैम्बार्ड जे रैबिट्स ने सन 1970 के दशक में एक महत्वपूर्ण खोज इस दिशा में की। उन्होंने शरीर के चारों ओर के विकिरण को एल फील्ड लाइफ फील्ड नाम दिया और कहा कि यह न केवल अंतःस्थिति के मीटर के रूप में काम करती है, अपितु जीवित प्रोटोप्लाज्म की वृद्धि एवं रोगी कोशिकाओं की मरम्मत आदि में भी अपनी भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के चारों ओर की एक यह एल फील्ड अर्थात लाइफ फील्ड पृथ्वी के जैव चुंबकत्व, ग्रह नक्षत्रों के आकर्षण विकर्षण बल एवं सौर स्फोट गतिविधियों से भी प्रभावित होती है। मनोरोगियों में, अपराधीवृत्ति वालों में एवं श्रेष्ठ कार्य करने वाले सदा व्यस्त व्यक्तियों में यह एल फील्ड भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसके माध्यम से व्यक्ति के अंतःक्षेत्र को बहिरंग जीवन में खोल कर देखा जा सकता है एवं वास्तविकता की जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा हाई वोल्टेज फोटोग्राफी का प्रयोग कर विकिरण का खतरा उठाते हुए प्रभामंडल का मापन संभव है। इसमें कैरोलियन फोटोग्राफी, इलेक्ट्रोग्राफी, रेडिएशन फील्ड फोटोग्राफी एवं कोरोना डिस्चार्ज फोटोग्राफी आते हैं। इनके प्रवक्ताओं का मत है कि बीमारी होने से काफ़ी पूर्व इस फोटोग्राफी द्वारा यह जाना जा सकता है कि इसकी संभावनाएं कितने प्रतिशत हैं। मध्यम, धुंधले, प्रकाशवान और आके मापन द्वारा उनका वर्गीकरण भी भली भांति संभव है। कौन निषेधात्मक प्रवृत्ति का है एवं नैराश्य का शिकार होकर आत्महंता स्थिति का रोगी बनेगा एवं कौन विद्यात्मक चिंतन के सहारे अपनी जीवनी शक्ति का आश्रय लेते हुए मनोबल के सहारे अपनी नाव खेले जाएगा, यह पूर्वानुमान भी और आके इस विश्लेषण द्वारा संभव है। वैज्ञानिकों द्वारा कायिक ऊर्जा ऑर्गेन एनर्जी संबंधी किया गया यह सारा शोध जंजाल एक बिंदु विशेष पर तथ्यान्वेषियों को ले जाता है। वह यह है कि हर व्यक्ति ऊर्जा का अक्षय भंडागार है। वह निरर्थक चिंतन अथवा कामोभोग में नष्ट होती रहती है, किंतु जब इसका रूपांतरण किया जाता है तो कायिक आणविक संरचना विघटन के स्थान पर नियोजन में परिवर्तित
हो व्यक्ति को ओजस वर्चस्व संपन्न बना देती है। विद्युत शरीर सक्रिय हो जाता है एवं जैव चुंबकत्व का विकिरण शरीर के चारों ओर प्रखर तेजयुक्त घेरा बनाकर एक आभामंडल बना देता है, जिसकी चेतना जितनी सूक्ष्म होती है वलयाकार में बना घेरा उतना ही प्रकाशवान होता है। अंतः का भावमंडल ही आभामंडल का निर्माण करता है। साधना पराक्रम द्वारा इस भावमंडल को ही प्रखर शक्तिशाली बनाया जाता है। इस माध्यम से वे सभी मानवीय पुरुषार्थ संपन्न किए जा सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव माने जाते हैं। जैन मत के प्रतिपादक तीर्थंकर महावीर ने इसी आधार पर लक्ष्या के सिद्धांत को जन्म दिया था, जिसका पूरा ढांचा ही पुद्गल, सूक्ष्माणु, प्राण, ऊर्जा एवं भाव मंडल पर आधारित है। वैज्ञानिकों के प्रयास कायिक ऊर्जा के स्रोतों का पता लगाने एवं उसे मापने की दिशा में रुके नहीं हैं। नॉर्वे के डॉक्टर लैडरिच ने पहली बार अपने आयन एकोमुलेटर यंत्र में मात्र 2-3 छोटे उपकरण जुटाकर जब मानवीय काया से निःसृत पीले रंग की तेज रोशनी को पकड़ा, अंकित किया, तभी से उनके प्रयास इस दिशा में सतत चल रहे हैं। रूस के युवा वैज्ञानिक विक्टर इन्यूसिन ने इससे ऑर्गेन एनर्जी को टोबोस्कोप यंत्र के द्वारा पहली बार मापा था एवं त्वचा प्रतिरोध तथा सेलुलियन फोटोग्राफी के माध्यम से बायोप्लाज्मा के विकिरण को ही अंकित कर यह प्रतिपादित किया था कि जीव कोषों की विद्युत का समुच्चय ही बाहर प्रतिबिंबित होता है। जापान के इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजियस फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी के निर्देशक डॉक्टर हिरोशी मोटयामा ने एक्यूपंक्चर सिद्धांत पर ही साय एवं की एनर्जी का प्रतिपादन किया तथा एक विशेष यंत्र इलेक्ट्रोमीटर के माध्यम से उंगलियों के पोरों, चेहरों तथा होठों पर विशिष्ट विद्युत प्रवाह को मापा है। इसी की अल्पाधिक मात्रा के आधार पर वे ओजस का शरीर में संचय एवं काया से उसका निःसृत होना मानते हैं। उन्होंने पाया कि शरीर में विभिन्न मेरिडियन से प्रवाहित धारा का प्रवाह भिन्न भिन्न होता है। जब भी इसमें व्यतिरेक आता है, रुग्णता की संभावनाएं बढ़ जाती है। वे कहते हैं कि बायोप्लाज्मा के रूप में ऑर्गेन एनर्जी ही प्रभावित होती है और एवं यही विशेष फोटोग्राफी द्वारा ऑरा के रूप में तथा अन्य विशेष यंत्रों से विद्युत उद्भव के रूप में मापी जाती है। विद्युत प्रवाह के अतिरिक्त एरोबायोलॉजी में वैज्ञानिकों ने थर्मोविजन कैमरे के माध्यम से शरीर से निःसृत ऊष्मा को भी मापा है एवं पाया है कि ताप ऊर्जा भी चमकदार रंग मिश्रित प्रवाह के रूप में काया के ऊर्ध्व केंद्र मस्तिष्क से निःसृत होती है। मेडिकल फिजिक्स पुस्तक में बायोफिजिकिस्ट डॉक्टर क्लार्क ने थर्मोग्राफी के माध्यम से ऊष्मा विकिरण को मापने का एक सफल प्रयास किया है। इस पद्धति के आधार पर शरीर में विद्यमान ऊर्जा किसी प्रकार की न्यूनता एवं बायोफीडबैक द्वारा उसकी पूर्ति की व्यवस्था का एक समग्र तंत्र स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया। व्यवहार विज्ञान के विशारद ऊष्मा मापन एवं जैव चुंबकत्व मापन का विश्लेषण कुछ अलग ढंग से करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे लोहे का चुंबक या विद्युत द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय बल आकर्षण विकर्षण करता है, वैसे ही आकर्षण विकर्षण की प्रतिक्रियाएं होती हों, ऐसी बात नहीं है। यह तो मात्र एकांगी स्थूल पक्ष है जो भौतिकी का प्राथमिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी जानता है। उनके अनुसार मानवीय तेजोवलय का विद्युत मंडल अति सूक्ष्म स्तर का होता है एवं इसका प्रभाव क्षेत्र समीपस्थ एवं संबंधित व्यक्तियों पर ही नहीं, एक व्यापक क्षेत्र पर पड़ता है। जितना भी कुछ मापा जा सका है वह तो उसकी एक झलक झांकी भर है। जो शेष है वह असीम सामर्थ्य संपन्न है, प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहता है। अध्यात्मवेत्ता इस मत से सम्मति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि साधना की सूक्ष्मीकरण की तब साधना की प्रतिक्रिया ओजस तेजस वर्चस्व की वृद्धि के रूप में होती है। ऐसे ऋषिकल्प महामानव गिने चुने होते हैं, लेकिन उनके मौन होते हुए भी दृष्टिपात का वाणी के द्वारा सत्परामर्श सत्संग का लाभ एक विशाल समुदाय को मिलता है। ओजस के क्षेत्र को रोकने के लिए वे तब पुरुषार्थ हेतु एकाकी मौन साधना का अवलंबन लेते हैं। जो भी संपर्क सानिध्य की लपेट में आता है
उसे यह तेजोबलय बदलने प्रभावित करने में सफल होता है। महामानवों के आश्रमों में सिद्धपीठों में जो प्रभाव सामर्थ्य रहता है उसके मूल में यह प्रकाशपुंज तेजोबलय ही काम करता है, जो उनके वहाँ प्रत्यक्ष रूप में न रहने पर भी बना रहता है। प्रत्यक्षता, आशीर्वचन, दर्शन, चरण स्पर्श में छिपे सत्परिणामों के पीछे भी इस आभामंडल की ही भूमिका होती है। ऐसे तेजस संपन्न व्यक्ति चिरायु होते हैं क्योंकि उनका छोड़ा हुआ प्रभाव चिरस्थायी होता है। विद्वज्जन कहते हैं, तेजसाम ही न वयः समीक्ष्यते, अर्थात तेजस्वियों की आयु नहीं देखी जाती, वे अमर होते हैं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने